सो बहुत बहुत स्वागत है एक और नए लेक्चर में। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग पूरा कोडिंग पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे चीज़ें काम करती हैं अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर। कैसे हम लोग ने पिछली जो लेक्चर था इसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे थे, क्या डिफरेंस था उन लोगों के बीच में। वो सारी बेसिक चीज़ें हम लोगों ने देख ली, कैसे जावास्क्रिप्ट काम कर रहा है वो हम लोग ने देख लिया। बट इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग हर एक पार्ट, जितना भी अपना कोडिंग पार्ट है, उस चीज़ को यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, बहुत ही चीज़ें हम लोग एकदम डेप्थ में लेके जाएंगे जैसे एज यूजुअल लेके जाते हैं। पहले जो भी लोग अगर नए कोई लोग देख रहे हैं, तो हम लोग का एक कुछ छोटा सा एक डिस्कॉर्ड सर्वर है जहाँ हम लोग कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपको डाउट्स होंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी, वो हम लोग वहाँ एड्रेस करेंगे। मैं आपको जितना भी हेल्प कर सकता हूँ मैं उतना हेल्प करूंगा, और उसी के साथ साथ जो भी नोट्स हैं मैं नोट्स वहाँ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया, ये चीज़ है। अब इस पर्टिकुलर चीज़ में हम लोगों को नोट्स की ज़रूरत फिलहाल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग अब पूरा देखने वाले हैं कोडिंग पार्ट। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग देखो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, एक टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है। ठीक है, कॉमन पिटफॉल्स और एग्जांपल्स के कैसे हम लोग चीज़ों को हैंडल करते हैं इसके अंदर, वो भी देखेंगे। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन, लॉजिकल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और रियल यूज केस उसके। और उसी के साथ साथ जो एक अपना टॉपिक होने वाला है वो होता है कंडीशनल्स, कि कंडीशनल कहाँ कैसे कब यूज करना है, और उसका एक स्टेटमेंट जो उसका सिंटेक्स होता है वो कैसे हम लोग इसके अंदर जानते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर देख रहे होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार चीज़ होने वाली है। ठीक है, चलो जब इतनी सारी मज़ेदार चीज़ें होने वाली हैं तो क्यों ना चलो अब फटाक से इन चीज़ों को शुरू करते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। अब देखो, मैंने यहाँ फिलहाल कुछ नहीं कर रखा है। मैंने यहाँ एक जावास्क्रिप्ट 2 नाम की एक फाइल बना रखी है। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, एक बहुत ही बेसिक सी फाइल, और उसके अलावा कुछ नहीं किया है। चाचा डॉट जेएस ये हम लोग की पिछली जो लेक्चर था उसकी फाइल है, तो उससे हम लोग को अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है। नया लेक्चर तो मतलब नई फाइल। ठीक है, इतना पार्ट तो हम लोगों ने कर लिया। अब करना क्या है, हम लोग बस एक एक करके अपने जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर हम लोग एक एक करके चर्चा शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है अपना वो आता है डेटा टाइप्स। ठीक है, अब डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ों के ऊपर अब हम लोग एकदम डेप्थ में बात करते हैं। तो देखो, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग को बहुत सारे डेटा से डील करना पड़ता है। ठीक है, अब डेटा से जब भी डील करना पड़ता है तो डेटा का जो टाइप होते हैं वो बहुत अलग अलग टाइप हो सकते हैं। ठीक है, अब कैसे टाइप हो सकते हैं, मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपना नाम लिख दिया, जैसे एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल देखो, डेटा जब भी आता है तो वेरिएबल आना चाहिए। क्यों वेरिएबल आना चाहिए? क्योंकि जो भी डेटा होगा वो वेरिएबल में कहीं ना कहीं स्टोर होगा, जाहिर सी बात है। अब जब वो स्टोर होगा तो मुझे अलग अलग टाइप के डेटा होंगे। जैसे मैं नंबर स्टोर करवाना चाहता हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि यार इसमें मेरा नाम सेव हो जाए। ठीक है, मतलब मैं नाम सेव कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा मैं क्या करवा सकता हूँ, उसके अलावा मैं कह सकता हूँ कि यार इसके अंदर ट्रू या फॉल्स लिख के आ जाए। मतलब देखो, अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि एक वेरिएबल में बहुत सारे अलग अलग तरीके की वैल्यूज में स्टोर कर सकता हूँ, और वो जो अलग अलग तरीके की जो वैल्यूज हैं उसी को हम लोग कहते हैं डेटा टाइप्स। ठीक है, तो अब जावास्क्रिप्ट में कितने डेटा टाइप्स होते हैं, तो जेएस में मेनली दो टाइप के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, चलो अब ये क्या आ गया, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, नाम से तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं, बट देखो बहुत इजी होने वाला है। एक होगा प्रिमिटिव, ठीक है, और दूसरा होता है अपना इसी का उल्टा, जो कि है अपना नॉन प्रिमिटिव। और नॉन प्रिमिटिव को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है रेफरेंस डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप। अब देखो, इसका रीजन है, मैंने दूसरा नाम लिखने का एक रीजन है। ठीक है, अब दूसरा नाम लिखने का रीजन क्या हो सकता है अभी हम लोग बस थोड़ी सी देर में जानेंगे। पहले जानते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में मेजर डिफरेंस क्या होता है। देखो, प्रिमिटिव समझाने से पहले मैं नॉन प्रिमिटिव समझाना चाहता हूं। आपको किसी भी डेटा में कैसे भी ब्रैकेट्स दिखते हैं अगर, तो उसको हम लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप मानते हैं। ठीक है, कैसे भी ब्रैकेट्स मतलब कैसे ब्रैकेट्स,
देखो जावास्क्रिप्ट में मेनली कुछ ब्रैकेट्स जो यूज होते हैं वो होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। दूसरे होते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। फिर होते हैं अपने पैरेंथेसिस, ठीक है। मतलब जो मुझे ऐसे ब्रैकेट्स वाली वैल्यू दिख रही हैं वो हम लोग का क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ठीक है। अब ये वैल्यूज जो ये ब्रैकेट्स ये करते क्या है, अभी उसके ऊपर बात करेंगे, बस कुछ ही देर में बात करेंगे बस। बट फिलहाल ये समझ के रखो कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जिसमें किसी ना किसी तरह के ब्रैकेट बने होते हैं, ठीक है। बहुत बेहतरीन। तो अब ये प्रिमिटिव कौन सी खेल की मूली है, प्रिमिटिव में हम लोग के पास बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे मैं चाहता हूं एक वेरिएबल के अंदर नंबर स्टोर हो जाए, तो जो पहला डेटा टाइप प्रिमिटिव के अंदर आता है वो होता है अपना नंबर, ठीक है। चलो नंबर आ गया। इसके अलावा क्या होती हैं चीजें, इसके अलावा भी बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं। जैसे मैं कहता हूं दूसरा मुझे स्टोर करना है स्ट्रिंग वैल्यू को, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग वैल्यू क्या है, नंबर वैल्यू क्या है, पहले इसको देखते हैं। देखो नंबर, मैं कहता हूं मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं लेट एक्स इज इक्वल्स टू, अब इसको मुझे एक नंबर वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो जब नंबर वैल्यू प्रोवाइड करनी है तो मैं जानता हूं कि मैं कुछ भी नंबर दे दूंगा, काम खत्म। 12 एक नंबर है, 13 एक नंबर है, 14 एक नंबर है, मतलब जो भी नंबर मैं देना चाहूँ वो। अब आप कहेंगे कि अगर आपने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ रखी हैं तो उसमें हम लोग जो डेसिमल्स वाली चीज़ें हैं उसको अलग चीज़ कहते हैं, बट जावास्क्रिप्ट के अंदर नंबर नंबर होता है, वो एक नॉर्मल नंबर हो, वो एक डेसिमल वाला नंबर हो, या उसमें डेसिमल्स हो या ना हो, वो इंटीजर हो, मतलब वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, वो नंबर नंबर ही रहता है, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके अंदर डेसिमल है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जावास्क्रिप्ट में बस एक ही डेटा टाइप है जो नंबर से रिलेटेड है, वो है नंबर्स, ठीक है। बहुत से लोग इंटरव्यू में बहुत गलत बोल देते हैं कि हम लोग के पास डेसिमल के लिए अलग चीज़ें होती हैं। क्यों ऐसा होता है, इसका रीज़न मेनली यह है कि हम लोग बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो लोग उस केस में दोनों में मिक्स कर देते हैं। बट जावास्क्रिप्ट में सिर्फ नंबर के तौर पे एक ही डेटा टाइप होता है जो होता है नंबर। तो अब अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ 12 दे रखी है तो इसका जो डेटा टाइप होगा, मतलब डेटा है, देखो डेटा टाइप से समझ में क्या आ रहा है कि ये मेरा डेटा है जो मैंने सेव किया है, ठीक है। अब इसका टाइप क्या है, नंबर है। क्यों नंबर है, क्योंकि मैंने नंबर लिख रखा है, ठीक है। तो ये होता है डेटा टाइप्स कि जो भी मैं डेटा सेव कर रहा हूँ वो किस तरह का डेटा है, उसी को हम लोग डेटा टाइप्स कहते हैं। तो ये पहला डेटा टाइप प्रिमिटिव वैल्यू के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं नंबर, ठीक है। अब स्ट्रिंग क्या है फिर, अब स्ट्रिंग बेसिकली हम लोग वो चीज़ को कहते हैं जिसमें भी मुझे कोई भी टेक्स्ट को सेव करना है, ठीक है। मैं कहता हूँ नेम, ठीक है। मैं कहता हूँ नेम सेव करना है, मुझे किसी भी यूज़र का नेम सेव करना है, तो मैं कहूँगा कि अगर नेम सेव करना तो इक्वल्स लगाया और लिख दिया अभिषेक, ठीक है। बट गलत है ये। क्यों गलत है, देखो यहाँ वो चीज़ समझ नहीं पाएगा कि ये अभिषेक जो है वो चीज़ है क्या। जब भी मुझे स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना है तो स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए मुझे या तो सिंगल कोट्स का यूज़ करना पड़ेगा, या तो मुझे डबल कोट्स का यूज़ करना पड़ेगा, या तो बैकटिक का यूज़ करना पड़ेगा। अब आप कह रहे होंगे ये बैकटिक कौन सी चीज़ आ गई है, देखो आपके कीबोर्ड पे एस्केप की के जस्ट नीचे एक की होगी, वन के बगल में और एस्केप की के जस्ट नीचे। चलो एस्केप की के जस्ट नीचे वाली की को अगर हम लोग एक बार सिलेक्ट करते हैं तो देखो यहाँ कुछ ऐसा बन के आ रहा है। देखो जूम कर दूं अगर मैं, देखो कुछ ऐसा लिख के आ रहा है। इससे भी हम लोग स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। अब बोलेंगे कैसे, तो जो मैंने अभिषेक लिखा है इसको मैं सिंपल सा या तो सिंगल कोट्स या तो डबल कोट्स या तो वो बैकटिक के अंदर, इसके अंदर मैं चीज़ों को लिख सकता हूँ। अगर मैंने अभिषेक लिख दिया तो इसका मतलब ये क्या क्रिएट कर रहा है, एक स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा है जिसके अंदर मैं टेक्स्ट सेव करवा सकता हूँ। मैं जो भी मैसेज सेव करवाना है मैं स्ट्रिंग के अंदर सेव करवा दूंगा, ठीक है। चलो बहुत बेहतरीन। तो मतलब नंबर्स क्या है, नंबर सेव करवाना। स्ट्रिंग क्या है, कोई भी टेक्स्ट जो मुझे सेव करवाना है उसको जो डेटा टाइप होता है वो हम लोग का होता है स्ट्रिंग, ठीक है। बट इसको सेव कराने के लिए रूल है, हाँ रूल है। कैसा रूल है, या तो आप सिंगल कोट या तो डबल कोट या तो बैकटिक के बीच में आपको वो चीज़ें लिखनी होंगी, ठीक है। चलो इतनी चीज़ तो हम लोग को फिलहाल समझ आई कि क्या चीज़ें हैं कैसे काम कर रही हैं। इसके बाद अब आगे क्या है, इसके बाद अपने पास एक चीज़ होती है जो होती है बूलियन वैल्यूज़, ठीक है। अपने पास होती है बूलियन वैल्यूज़। अब बूलियन क्या होता है, तो बूलियन बेसिकली होता है अपने पास ट्रू और फॉल्स, ठीक है। आपको ट्रू या फॉल्स में कुछ वैल्यूज़ को सेव करवाना है, बूलियन वैल्यू आपकी वहां यूज हो जाएगी।
जैसे लेट कैन, कैन मैं कह सकता हूँ कैन फ्लाई, कैन ह्यूमंस फ्लाई, चलो कुछ लॉजिकल नाम लिख देते हैं, कैन ह्यूमंस फ्लाई। अब इसका आंसर होगा या तो हाँ या तो ना। देखो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, फिलहाल मैं कुछ और नहीं कर रहा हूँ, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिखा है, ठीक है। कैन ह्यूमंस फ्लाई, तो अब इसका जवाब या तो हाँ होगा या तो ना होगा। अगर मैं उसको इंग्लिश में बोलूँ यस या तो नो, बट अगर उसको मैं लॉजिकली देखूँ तो कैन ह्यूमंस फ्लाई, तो ट्रू या फॉल्स में भी हम लोग आंसर दे सकते हैं। अगर ट्रू है मतलब ह्यूमंस कैन फ्लाई, अगर फॉल्स है तो नो ह्यूमंस कांट फ्लाई। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर जब भी ऐसी वैल्यूज को मुझे कुछ स्टोर करके रखना है, उस केस में मैं बूलियन वैल्यूज का यूज करूंगा। अब आप यहाँ ये नहीं कह सकते कि चलो मैं यहाँ स्ट्रिंग यूज कर लेता हूँ और मैं बोल दूंगा कि नहीं उड़ सकते, ये मैं नहीं कहूंगा। क्यों? ये जब भी मैं कहूंगा तो मुझे इसको कंपेयर करना पड़ेगा आगे जाके, कैसे होगा वो हम लोग बात करेंगे, बट ये एक सही तरीका नहीं है। एक सही तरीका ये है कि मैं सिंपल सा लिख दूं कि फॉल्स, कि कैन ह्यूमन फ्लाइज, नहीं फॉल्स। तो अपना कोड बेस जब भी चेक होगा तो वो क्या चेक करेगा कि ट्रू वैल्यू है फॉल्स वैल्यू है। और वो ट्रू और फॉल्स वैल्यू कहाँ चेक करने वाला है? वो चेक करने वाला है अपने जो आगे वाले टॉपिक है जिसमें जिसका नाम है कंडीशनल्स, उसमें वो ट्रू और फॉल्स वैल्यू को चेक करेगा। तो उस केस में हम लोग को ऐसी वैल्यूज बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है, ठीक है। चलो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बूलियन वैल्यू के बारे में मुझे समझ में आई है, ठीक है, चलो बहुत बेहतरीन। इसके बाद अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। अब होता है अपना एक नल डेटा टाइप। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपका ध्यान कहीं यहाँ वहां है तो सारा ध्यान अब यहाँ ले आओ। क्या होता है नल जो डेटा टाइप है वो इतना इंपॉर्टेंट, मैं क्यों फोकस डाल रहा हूँ? क्योंकि ये भी एक इंटरव्यू पार्ट का क्वेश्चन है, जो भी आप पूछ रहे थे मुझसे कि इंटरव्यू पार्ट में बहुत से लोगों ने पूछा कि इंटरव्यू पार्ट में क्या आ सकता है, ये भी उसमें का एक क्वेश्चन है। देखो मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेट कुछ भी नाम दे देता हूँ कि एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखो मैं चाहता हूं कि मेरी वैल्यू इसके अंदर नहीं है, मुझे नहीं पता एक्स वाई जेड में मुझे फिलहाल क्या वैल्यू रखनी है। तो मैं दो काम कर सकता हूं, देखो अब दो डेटा टाइप्स आपको समझाऊंगा एक ही साथ में। मैंने यहाँ इक्वल्स लगाने की जगह मैंने बस सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। मतलब अब यहाँ हुआ क्या, यहाँ मैंने बोला लेट, मतलब एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स वाई जेड नाम बताता है, ठीक है। वैल्यू देने के लिए मुझे इक्वल्स लगाना पड़ता था, ठीक है, बट मैंने इक्वल्स तो लगाया नहीं है, मैंने तो सेमीकोलन लगा के खत्म कर दिया। तो अब इसमें वैल्यू क्या होगी, देखो मैं यहाँ कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स वाई जेड। अब सबसे पहले बहुत ही छोटा सा काम करना पड़ेगा, मेरी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल है, यहाँ मैंने जो चाचा डॉट जे एस मैंने लिंक कर रखी थी, यहाँ मैं क्लिक करूंगा जावास्क्रिप्ट 2, ठीक है। गो लाइव पे क्लिक करता हूँ, अपना लाइव सर्वर पे वो चीज़ ऑन हो जाएगी, देखो ऑन हो चुकी है। आता हूँ अपने कंसोल पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे, तो देखो यहाँ एक चीज़ आएगी। अब रिफ्रेश करता हूँ, देखो बहुत ध्यान से देखो क्या लिख के आ रहा है, अनडिफाइंड। कौन सी लाइन से? जावास्क्रिप्ट 2 फाइल में 19th नंबर लाइन पे, देखते हैं 19th नंबर लाइन पे क्या है। तो 19th नंबर लाइन पे देखो मैंने कंसोल डॉट एक्स वाई जेड बोल रखा है, ठीक है। तो मतलब नल के साथ साथ अपने पास एक और चीज आ रही है जिसका नाम है अनडिफाइंड। अब आप बोलेंगे नल तो आया ही नहीं है, रुको अभी थोड़ा सा बताता हूं बस। देखो इसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करना। क्या कहते हैं इसको? डिक्लेयर करना, ठीक है। मैंने अब तक इसके अंदर कोई भी वैल्यू को असाइन नहीं की है, मतलब जब मैं इक्वल्स टू लगा के उसमें कोई भी वैल्यू दे रहा हूं, इसका मतलब होता है वैल्यू असाइन करना। कैसे असाइन कर सकता हूं? देखो अब यहां मैंने डिक्लेयर कर दिया, मतलब मेरा एक बॉक्स बन के तैयार है, जिस बॉक्स का नाम क्या है? एक्स वाई जेड, ठीक है। बट क्या मैंने उसके अंदर भी वैल्यू दी थी? नहीं दी थी, ठीक है। तो क्या मैं वैल्यू दे सकता हूं? बिल्कुल दे सकता हूं। कैसे दूंगा? मैं नाम बुलाऊंगा पहले कि एक्स वाई जेड आ जाओ। अब मैं तुम्हें वैल्यू असाइन करना चाहता हूं, तो वैल्यू असाइन करना है तो इक्वल्स लगाया और मैं कह देता हूं 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 मैंने उसको वैल्यू दे दी, मतलब यहां मैंने इसको डिक्लेयर किया और यहां उसमें वैल्यू असाइन करी, ठीक है। ये क्या हो गया? असाइन करना वैल्यू एक वेरिएबल को, ठीक है। आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही नोट्स भी बनाते रहो जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। खुद की बनाई हुई नोट्स बहुत ज्यादा हेल्प करती है। हालांकि इसके ऊपर भी एक नोट्स प्रिपेयर करके मैं आपको डिस्कॉर्ड सर्वर्स पे प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। बट इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं नोट्स शो नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि
उसमें समझना और ऐसे समझने में बहुत डिफरेंस है। ऐसे आप कोड के एक्सपेक्ट में चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, चलो इतनी चीज़ तो हो गई। अब मैंने वैल्यू असाइन कर दिया, तो क्या अब वैल्यू आएगी? अगर मैं आउटपुट देखूं, देखो अब 1 2 3 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ इसको वैल्यू मिल जा रही है। बट जैसे मैं इस पूरे को कमेंट कर देता हूँ, देखो अब अनडिफाइंड आ रहा है। तो हो क्या रहा है, समझो, बहुत ईजी वे में समझो कि अगर मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर करके छोड़ दिया, उसको मैंने नहीं बताया कि उसके अंदर की वैल्यू क्या है, तो वो हमेशा क्या देगा? अनडिफाइंड। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि अनडिफाइंड, देखो क्या कह सकते हैं, अनडिफाइंड की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखता हूं। अनडिफाइंड ये जानता है कि आपका वेरिएबल है, पर उसको वैल्यू नहीं पता, इसलिए वो कह देता है अनडिफाइंड। ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल सी चीज मैं कह रहा हूं कि देखो उसको पता है कि एक्स वाई जेड नाम का एक डब्बा बना हुआ है। वेरिएबल्स बेसिकली हम लोग एक कंटेनर को कहते हैं जिसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए मैं डब्बा कह रहा हूं। तो एक्स वाई जेड नाम का एक डब्बा बना हुआ है, ठीक है, उसका नाम क्या है? एक्स वाई जेड है। ठीक है, मतलब मैं जहां जहां यूज करूंगा वहां वहां मुझे उसे वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, बट मैंने तो कोई वैल्यू उसको दी ही नहीं थी। बट हम लोग का कोड जानता है, हम लोग का जावास्क्रिप्ट जान रहा है कि एक्स वाई जेड नाम का कोई चीज है, बट उसको वैल्यू नहीं पता है, तो वो कहता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब मुझे नहीं पता कि इसके अंदर की वैल्यू क्या है, या अभी है भी या नहीं है, मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। इसीलिए वो हमेशा क्या देगा हम लोग को? अनडिफाइंड देगा। तो अनडिफाइंड भी एक डेटा टाइप्स आता है अपने इसके अंदर। ठीक है, चलो बहुत बेहतरीन, अनडिफाइंड तो समझ में आ गया। बट भैया फिर ये नल क्या है? देखो अनडिफाइंड बोलता है कि मैं नहीं जानता, ठीक है, तो नल क्या बोलता है? देखो अब नल की कहानी सुनते हैं। नल बोलता है, मतलब कुछ और कहते हैं, जब हम खुद बताते हैं कि इस वेरिएबल में कोई भी वैल्यू नहीं होगी फिलहाल, या स्टार्टिंग में, उस केस में हम खुद नल वैल्यू प्रोवाइड करवाते हैं, नल वैल्यू प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब अब देखो, यहां अपने जावास्क्रिप्ट का कोड समझ नहीं पा रहा था कि उसकी वैल्यू क्या है, बट नल में हम लोग खुद कह रहे हैं कि भाई देखो मैंने एक वेरिएबल तो मैं बना रहा हूं, बट फिलहाल मुझे भी नहीं पता कि उसके अंदर वैल्यू क्या होने वाली है। तो एक काम करना, अनडिफाइंड बहुत ही अजीब सा चीज हो जाती है कि मतलब कुछ पता ही नहीं है कि इसके अंदर क्या होगा। मैं खुद कह रहा हूं कि इसके अंदर वैल्यू नहीं होगी, तो इसको तुम एक वैल्यू प्रोवाइड कर देना नल नाम की। कैसे करते हैं? देखो मैं कह रहा हूं वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, मतलब अनडिफाइंड जावास्क्रिप्ट अपने आप ले लेता है, बट नल को मुझे प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। कैसे प्रोवाइड करवाएं? देखो लेट, मान लो एबीसी नाम का एक मैंने वेरिएबल बना लिया, ठीक है, अब मुझे वैल्यू प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, मतलब वैल्यू असाइन करना पड़ेगा, और इसमें मैं सिंपल सा लिख दूंगा नल। ठीक है, और अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूं एबीसी को, ऊपर वाले लॉग को मैं फिलहाल कमेंट करता हूं ताकि ज्यादा चीजें हम लोग को ना शो हो। ठीक है, अब अगर मैं आउटपुट देखूं, देखो यहां मुझे क्या आ रहा है? नल। लाइन नंबर 27 से, देखो 27 पे कंसोल डॉट लॉग एबीसी। तो नल, अगर शॉर्ट में कहूं, मैं अगर मैं इसको रैप अप करूं, तो नल बेसिकली क्या होता है? इंटेंशनली एब्सेंस ऑफ वैल्यू। इंटरव्यू पार्ट में हम लोग ऐसे कहते हैं कि नल इज द इंटेंशनली एब्सेंस ऑफ वैल्यू। और अनडिफाइंड क्या है? अनडिफाइंड तब वो चीज होगी जब भी हम लोग कहेंगे कि अपने जावा स्क्रिप्ट को ही नहीं पता कि कौन सी वैल्यू होने वाली है। ठीक है, हम लोग ने उसको नल तक नहीं दिया है। नल का मतलब अगर मैं नल दे दिया होता तब तो बात क्लियर थी कि जो भी प्रोग्रामर है वो खुद कह रहा है कि इसमें फिलहाल कोई भी वैल्यू नहीं है। बट अनडिफाइंड तब वो लेता है जब जावा स्क्रिप्ट को उसकी वैल्यू समझ नहीं आती है, और जब समझ नहीं आती है तब उस केस में वो बोलता है कि ये वैल्यू क्या होने वाली है? अनडिफाइंड होने वाली है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक्स और एक सिंपल क्लियर डिफरेंस है अनडिफाइंड और नल के बीच में। तो ये तो अपना पार्ट था प्रिमिटिव वाला, कि प्रिमिटिव में हम लोग चीजों को कैसे स्टोर करते हैं। हम लोग के पास नंबर है, हम लोग के पास स्ट्रिंग है, हम लोग के पास नल है, अनडिफाइंड है और बूलियन वैल्यू है। ये वैल्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है? इसके अलावा हम लोग अब बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव की, और मैं आपको रीजन भी बताऊंगा
कि इसको हम लोग रेफरेंस डेटा टाइप क्यों कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हम लोग एकदम इन डेप्थ चर्चा शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब नॉन प्रिमिटिव्स वैल्यू क्या होती है। मैंने बताया था सबसे इजीएस्ट तरीका है इन ब्रैकेट्स को याद करना। ठीक है, बट अब ये ब्रैकेट्स हैं क्या, ये ब्रैकेट्स काम कैसे करते हैं। तो ये ब्रैकेट्स जो हैं वो काम करेंगे, हम लोग एक एक चीज को ब्रैकेट को समझते हैं पहले। जो अपना ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है, ये अपना पहला डेटा टाइप्स के बारे में बताता है जिसका नाम है एरे। ठीक है, एरे है मतलब कुछ ऐसा हम लोगों ने क्रिएट कर रखा है जो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेगा। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं एरे है क्या। एरे एक लिस्ट ऑफ आइटम है। फिर से आप कहेंगे कि लिस्ट ऑफ आइटम क्या है, ये लिस्ट ऑफ आइटम्स। अब देखो, जैसे चलो मैं इसको दोनों को एक इजीएस्ट वे में समझाता हूँ। एरे लिस्ट ऑफ आइटम है, और जो अपना जो कर्ली ब्रैकेट्स है इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। देखो अभी हम लोग डिफरेंस बहुत क्लियर कर दूंगा मैं। ऑब्जेक्ट्स इसको कैसे यूज करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स, और मैं इसको कह दूंगा कि ये है इंफॉर्मेशन ऑफ आइटम्स। ठीक है, चलो इन्फो ऑफ आइटम्स। अब देखो बहुत ही सिंपल एग्जांपल समझो, बहुत सिंपल एग्जांपल। हम लोग की एक क्लास है। ठीक है, हम लोग की एक क्लास है, मान लो कोड की पाठशाला एक क्लास है, या आप अपने आप कॉलेज की क्लास को इमेजिन कर सकते हैं। आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जाहिर सी बात है एक क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को होल्ड कौन कर रहा है, आपकी क्लास होल्ड कर रही है। मतलब जब भी मैं कहूँगा कि मान लो अगर मैं स्कूल टाइम में ले जाऊँ, अगर कहूँ कि सिक्स्थ क्लास और सिक्स्थ का सेक्शन ए, आप सभी लोग आके ऑडिटोरियम में जमा हो जाओ। ठीक है, मतलब जो वो पूरी क्लास थी, अगर मुझे पूरी क्लास को हैंडल करना है तो वो मेरी एक लिस्ट है। माने पता है हम लोग को एक रजिस्टर बनता था अपना, रजिस्टर में हर एक चीज लोगों का नाम लिखा होता था। वो जो एक रजिस्टर में जो नाम लिखे ना हर एक लोगों के बारे में, वो वैसा एक लिस्ट है हम लोग की। तो वैसा एक चीजों को क्रिएट करने के लिए हम लोग एरेस का यूज करते हैं। ठीक है, चलो एरे का यूज करते हैं। ठीक है, चलो एरे मतलब बहुत सारे लोगों का डेटा। ठीक है, क्या ऐसा कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। तो फिर ऑब्जेक्ट क्या है, अब देखो उसी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हो सकता है आप भी हो मैं भी हूँ और बहुत सारे जितने भी ये वीडियो को देख रहे हैं, जो भी लेक्चर को देख रहे हैं वो सारे लोग। ठीक है, तो अब हर एक पर्सन का अपना अपना खुद का डेटा होगा। जैसे मेरा नाम होगा, मेरा एज होगा, फिर मेरे स्किल्स के बारे में लिखा होगा, मेरी क्वालिफिकेशंस के बारे में लिखा होगा, वो सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी होंगी। वैसे ही आपके बारे में चीज़ें लिखी होंगी कि आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आप रहते कहाँ से, आप कहाँ से आए हैं, और आपकी स्किल्स क्या है, वो सारी चीज़ें लिखी होंगी। तो वो क्या है, एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन। तो क्या उसको मैं क्या कहूँगा, ऑब्जेक्ट कहूँगा। जी हाँ, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देना है मुझे, वो मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट्स को। जब वो बहुत सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और उनको मुझे एक साथ शोकेस करवाना है, उसको मैं क्या कहूँगा, वो वैसे डेटास को मैं एरे में सेव करवाऊंगा। ठीक है, चलो मतलब आप कह रहे हैं कि एक अगर पूरी क्लास है वो एरे है, और जो उसका एक जो पर्सन है, जो एक स्टूडेंट है उसके अंदर का, वो ऑब्जेक्ट है। क्या ऐसा है, हाँ थियोरिटिकल पार्ट बिल्कुल ऐसा ही है। बट अब हम लोग देखते हैं इसको क्रिएट कैसे करते हैं। देखो मैं यहाँ एक कीवर्ड का यूज करता हूँ, मतलब लेट कीवर्ड, जैसे कि वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं हम लोग, और मैं यहाँ कह देता हूँ ARR। ARR क्यों, एज यूजल वेरिएबल का नाम दे रहे हैं, क्या मैं इसके लिए कुछ और नाम दे सकता हूँ, हाँ चिंटू। ठीक है, चिंटू, CHIN, चलो CHINTU, चलो चिंटू नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया। अब मुझे एक वेरिएबल में एक एरे स्टोर करना है। अब जब मुझे एरे स्टोर करना है तो मैं इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दूंगा। देखो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाया, तो क्या ये एक एरे बन गया, हाँ बन गया। क्या मुझे पता चलेगा, अभी पता चलेगा, बस थोड़ी ही देर में। कैसे पता चलेगा, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है टाइप ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, चलो उसके ऊपर बात करेंगे अभी हम लोग। चिंटू मैंने एक एरे बना दी, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स मतलब एरे बना दिए। अब इसके अंदर मैं बहुत सारी वैल्यूज सेव कर सकता हूँ। हाँ, कैसी वैल्यूज, जैसी मन चाहे। मतलब अगर मैं चाहूँ, जो मैंने प्रिमिटिव चीज़ें पढ़ी, अपने नंबर पढ़ा, हम लोगों ने स्ट्रिंग पढ़ा, बूलियन पढ़ा, नल पढ़ा, अनडिफाइंड पढ़ा, क्या मैं वो सारी चीज़ें सेव कर सकता हूँ, हाँ। कैसे, लिख दो, मैंने यहाँ 1 लिख दिया। ठीक है, यहाँ तो एक ही वैल्यू आई, बहुत सारी वैल्यूज कैसे हुई फिर, दूसरी वैल्यू ऐड करने के लिए हम लोग बस कॉमा लगा देंगे। ठीक है, 1 के बाद मैंने 2 लिख दिया, क्या ये सेव हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। कैसे सेव होगा, 1,2 करके। क्यों सेव होगा, क्योंकि इसमें हम लोग मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं।
क्या यही एरे? हाँ यही एरे है। तो अब ये कैसे एरे हो सकता है? अब बात होगी कैसे प्रिमिटिव वैल्यूज कैसे और ऐड करें। देखो अभी मैंने नंबर डाला और देखते हैं। मैं कहता हूँ मुझे थर्ड वैल्यू जो है वो मुझे नहीं पता क्या होगी, नहीं पता, नल रख दिया। फोर्थ वैल्यू मैं कहता हूँ फॉल्स होगी, वो मुझे नहीं पता। थर्ड मैं कहता हूँ ट्रू होगी, वो रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकते हैं। उसके बाद मैं कहता हूँ मुझे नाम सेव करना है, मैं कोड की पाठशाला, ठीक है। क्या ये रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। कैसे पता? प्रूफ क्या है? देखो मैं नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग चिंटू, ठीक है। मैंने चिंटू को कंसोल कर लिया। अब अगर मैं आउटपुट देखूं अपना, कहाँ गया अपना आउटपुट? तो अब आउटपुट देखो, तो एक बहुत ही बड़ी सी चीजें लिख के आ रही है यहाँ। रिफ्रेश करता हूँ, देखो वापस लिख के आ जाएगा, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। 0 पे 1 है, 1 पे 2 है, नल है, फॉल्स है, 2 है, कोड की पाठशाला है। अब ये 0 क्या लिखा हुआ है आगे? ये बेसिकली इसके इंडेक्स होते हैं। इंडेक्स किस लिए काम आते हैं? ये बेसिकली बताते हैं कि कौन सी पोजीशन पे कौन सी वैल्यू सेव्ड है। अब आप कहेंगे सबसे पहले तो पहले 1 सेव्ड है, तो यहां ये 0 कैसे आया? इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, मतलब वो उसकी गिनती कभी भी 1 से स्टार्ट नहीं होती है। मतलब वो ये नहीं कहेगा कि पहले नंबर पे 1 सेव्ड है, वो ये कहेगा 0 नंबर पे 1 सेव्ड है, ठीक है। मतलब उसकी गिनती 0 से शुरुआत होती है, वो होल नंबर की तरह काम करता है। इसीलिए वो कह रहा है जो सबसे पहला है जो 0 इंडेक्स है उस पे 1 सेव्ड है, फिर फर्स्ट इंडेक्स वाले पे 2 सेव्ड है, सेकंड इंडेक्स वाले पे नल सेव्ड है, थर्ड पे फॉल्स एंड सो ऑन, ठीक है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई, ठीक है भैया, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब क्या? इसमें तुमने देखा कि बहुत सारे लोगों को मैं सेव करवा सकता हूँ, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट क्या है? अब मैं कहता हूँ देखो, मैं कहता हूँ चिंटू की मुझे बहुत सारी डिटेल्स लिखनी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूँगा पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट चिंटू की डिटेल्स, ठीक है। वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। अब सिर्फ और सिर्फ चिंटू की डिटेल्स है। अब देखो यहाँ कुछ और होना चाहिए था, मैं यहाँ नाम चेंज कर देता हूँ, ARR चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ कहता हूँ चिंटू की डिटेल्स। अब देखो इसकी पूरी डिटेल होगी, तो एक ही पर्टिकुलर पर्सन की डिटेल है, तो मैं क्या यूज करूंगा? मैं ऑब्जेक्ट्स यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा? कर्ली ब्रैकेट्स लगा दूंगा, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिया, फिर क्या करूंगा? अब इसके अंदर मुझे हर एक चीज की एंड वैल्यू पेयर्स में प्रोवाइड करनी पड़ेगी। की एंड वैल्यू पेयर्स कैसे? समझ नहीं आए तो मुझे देखो, पहले मैं की दूंगा, ठीक है। अब की क्या होगी? जो आपको देना है, मतलब जैसे वेरिएबल का कुछ भी नाम रख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही की का भी कुछ भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। वैल्यू कैसे प्रोवाइड करूंगा? देखो वेरिएबल में लोग वैल्यू प्रोवाइड करते हैं इक्वल्स लगा के, बट यहाँ थोड़ी चीजें चेंज हो जाती है। यहाँ हम लोग कोलन लगाएंगे, कोलन और वैल्यू लिख दूंगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे वैल्यू क्या रखूं? जो आपकी मर्ज करे, तो मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ। बस देखो की और वैल्यू में एक फर्क होता है, की आपके वेरिएबल की तरह है, क्या आपको एक वेरिएबल का नाम आ जाएगा, ठीक है। वैल्यूज क्या है? वैल्यूज में आप प्रिमिटिव डेटा टाइप या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, इन दोनों में से कुछ भी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप नंबर सेव करवाना चाहो नंबर सेव कर लो, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको सेव करवानी वो सेव करवा सकते हैं, ठीक है। बट ये तो आपने सिंटेक्स बताया, यूज़ कैसे करें? देखो अब मैं बताता हूँ। मैं कहता हूँ चिंटू का घर का नाम, घर का नाम, ठीक है। ये मैंने एक वेरिएबल बना दिया जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर किस नाम से जानते हैं? की के नाम से। मतलब ये क्या है? की है एक, ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यू देनी है तो मैंने कोलन लगाया। अब नाम क्या होगा? कौन सा डेटा टाइप होगा? ये प्रिमिटिव डेटा टाइप होगा या नॉन प्रिमिटिव? तो अब तक हम लोग जान चुके हैं कि नाम तो प्रिमिटिव है और प्रिमिटिव के अंदर भी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अगर स्ट्रिंग है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में सेव करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब चिंटू के घर का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ पिंटू, चिंटू के घर का नाम है पिंटू, ठीक है। चलो मान लिया, कुछ भी, अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या सिर्फ एक ही डिटेल सेव करवानी थी? नहीं, अगर एक ही डिटेल सेव करवानी होती तो मैं एक अलग सा वेरिएबल बना लेता। बट चिंटू की और भी बहुत सारी डिटेल सेव करना है, जैसे मैं चाहता हूँ इसका एज सेव कराना चाहता हूँ, तो मैं एज कैसे दूंगा? क्या मैं नेक्स्ट लाइन में आऊंगा? आऊंगा, बट एक चीज करनी पड़ेगी मुझे, मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा कॉमा। जैसे ही मैं कॉमा लगाऊंगा, मैं और भी वैल्यूज इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ एज, एज ले लो तुम, कोलन लगा के 12। क्यों? क्योंकि देखो अब ये तो नंबर आ गया, यहाँ हम लोगों ने वैल्यू में स्ट्रिंग दी, यहाँ हम लोगों ने वैल्यू में नंबर दे दिया, दोनों अलग अलग वैल्यूज हम लोग सेव करवा पा रहे हैं। इसके अलावा कैन कोड, कैन चिंटू कोड, तो मैं कहता हूं ट्रू। क्यों ट्रू? कि चिंटू जो है वो कोड की पाठशाला से पढ़ता है,
तो जो भी कोड की पाठशाला से पढ़ता है वो कोड करना इवेंचुअली सीख ही जाता है। ठीक है, तो कैन चिंटू कोड, तो यस चिंटू कैन कोड। तो देखो मैंने यहाँ क्या देखा, यहाँ हम लोग ने एक स्ट्रिंग सेव करवाई, बहुत बेहतरीन, नंबर सेव करवाया और भी ज़्यादा बेहतरीन, और हम लोग ने बूलियन वैल्यू को भी सेव करवाया। क्या इतना नहीं, अभी तो और भी वैल्यूज हैं। देखो मैं बोलता हूँ चिंटू की स्किल्स क्या क्या है, कोलन स्किल्स नाम के एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, अब देखो स्किल्स बहुत सारी हो सकती है, एक लिस्ट की तरह मेरे को बताना पड़ेगा, लिस्ट की तरह, जैसे ही लिस्ट आता है दिमाग में अरे अब क्या क्या स्किल्स है इसके पास, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में मैंने बताया था कोई भी चीज़ में सेव करवा सकता हूँ यहाँ। तो मैं यहाँ बहुत सारी स्ट्रिंग्स दे दूंगा, मैं कहता हूँ चिंटू को आता है HTML, ठीक है, और कॉमा लगाया, चिंटू को आता है CSS, ठीक है, कॉमा लगाया, डबल कोट, चिंटू को आता है JS, ठीक है, चिंटू को आता है रिएक्ट, ठीक है, रिएक्ट JS, ठीक है। तो चिंटू को इतनी सारी चीज़ें आती हैं, बहुत ही बेहतरीन है ये तो। अब क्या करना है, मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग कर दो। अब आउटपुट देख लेते हैं हम लोग इसका कि चिंटू की डिटेल्स। चलो अब अगर हम लोग आउटपुट देखें, देखो ऑब्जेक्ट है, क्यों पता चल रहा है, क्योंकि देखो यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स बने हुए हैं शुरुआत में ही। अब अगर मैं इसको ओपन करूँ, देखो वहाँ सारी चीज़ें आ रही हैं, एज 12 है, कैन कोड ट्रू, घर का नाम पिंटू है, और स्किल्स में एक पूरा का पूरा एरे आ रहा है जिसके अंदर हम लोगों ने सारी चीज़ें स्टोर करके रखी हैं। मतलब जो हम लोग का एरे है और जो हम लोग का चिंटू है, जो ऑब्जेक्ट है हम लोग का, इन दोनों के अंदर मैं किसी भी डेटा टाइप्स की वैल्यू को स्टोर करवा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सा एक डिफरेंस होता है एरे और ऑब्जेक्ट के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के बाद आपको एरे और ऑब्जेक्ट्स में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये जो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है तो एकदम कह सकते हैं रियल लाइफ की तरह ही काम करेगा। जब भी हम लोग डेटाबेस से बात करेंगे तो वहां से भी डेटा बिल्कुल ऐसे ही आ रहा होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसा है। ठीक है, तो क्या चीज़ें, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हैं, और अगर इतनी चीज़ें क्लियर हैं तो आप गुड टू गो हैं और आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, अब हम लोगों ने ये चीज़ें देख ली, तो अब हम लोगों ने फिलहाल दो डेटा टाइप्स बहुत ही इन डेप्थ देख लिए नॉन प्रिमिटिव के अंदर, कि एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बहुत बेहतरीन। अब ये जो तीसरा ब्रैकेट है ये क्या है, तीसरा ब्रैकेट बेसिकली आप कह सकते हैं फंक्शंस को। अब फंक्शन क्या है, जो कुछ वीडियोस बाद हम लोग सीखेंगे। मतलब अगर मैं कहता हूं कि मान लो लेट से नेम, से नेम मैंने कह दिया, ठीक है, और इसके अंदर वैल्यू जब मुझे सेव करवानी है तो इसके अंदर जो वैल्यू मैं सेव करूंगा वो मैं कुछ और ही सेव कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं फंक्शन, एक एनोनिमस फंक्शन बनाऊंगा। तो अब आप कहेंगे ये चीज क्या है, ये फंक्शन क्या आ गया, ये एनोनिमस फंक्शन क्या आ गया। तो इसको हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स पे ही फिलहाल के लिए रखते हैं, क्योंकि वो एक आगे वाली सीरीज का पार्ट है। तो जब भी हम लोग इसके एपिसोड के ऊपर बात कर रहे होंगे उस केस में आपको इसकी पूरी कहानी, इसका पूरा कैरेक्टर जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो जहां इसके बारे में बात होगी वहीं इसके बारे में डेप्थ में बात करेंगे। बट फिलहाल ये समझो कि जो तीसरा जो ये ब्रैकेट था ये हम लोग का फंक्शन से रिलेटेड था। ये हम लोग फंक्शंस को भी हम लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में ही काउंट करते हैं। ठीक है, चलो इतनी चीज तो हम लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई। अब आगे वाले टॉपिक्स क्या है, आगे हैं अपने टाइप ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, अब देखो मैंने यहाँ चिंटू की डिटेल्स को मैं यहाँ कंसोल करवा रहा था। अब जो टाइप ऑफ ऑपरेटर है, टाइप ऑफ, ये बताता है, ये बताता है कि आपका डेटा है वो कौन से डेटा टाइप का है, आपका डेटा का टाइप क्या है। ठीक है, हालांकि आपका नहीं होना चाहिए, आपके डेटा का टाइप क्या है। ठीक है, चलो थोड़ी बहुत जो इंग्लिश जो हिंदी है वो अपनी ऊपर नीचे हुआ कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो वो बताता है कि आपके डेटा का टाइप क्या है। अब डेटा का टाइप क्या है, देखो जब मैंने यहाँ चिंटू की डिटेल्स को कंसोल करवाया था तो यहाँ मुझे आउटपुट में क्या शो हो रहा था, आउटपुट में मुझे यहाँ ऑब्जेक्ट, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट शो होता हुआ दिख रहा था। बट मैं चाहता हूँ कि मुझे ऑब्जेक्ट ना शो हो, मुझे बस इतना चीज शो हो जाए कि इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है। तो अब डेटा टाइप में कैसे जानूंगा, बस मुझे इसके आगे लिखना पड़ेगा टाइप ऑफ। ठीक है, जैसे ही मैं टाइप ऑफ क्लिक करता हूं, मतलब लिख देता हूं मैं इसको, और अब अगर मैं आउटपुट देखूं, देखो यहां क्या लिख के आ रहा है, ऑब्जेक्ट। मतलब कंसोल में जिस भी वेरिएबल के आगे मैंने टाइप ऑफ लिख दिया, मतलब वो ये बता देगा कि
जो भी वेरिएबल के अंदर डेटा सेव्ड है उसका डेटा का टाइप क्या है। ठीक है, बहुत बेहतरीन। अब क्या स्पेस देना जरूरी है? हाँ। अगर स्पेस नहीं दूंगा तो काम करेगा नहीं। तो क्या स्पेस देना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। क्यों? क्योंकि यही इसका सिंटेक्स का पार्ट है, और जब सिंटेक्स का पार्ट है तो मुझे उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब देखो, नल के आगे अगर मैं लिख दूं, एबीसी के आगे मैं लिख दूंगा टाइप ऑफ और स्पेस दे दिया। अब अगर मैं आउटपुट देखूं, देखो ऊपर वाले में भी आ रहा है ऑब्जेक्ट। अब ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज है जावास्क्रिप्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था जावास्क्रिप्ट बनाई थी मुश्किल से 10 से 15 दिनों के बीच में। तो जावास्क्रिप्ट का जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज़्यादा, कुछ कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा अजीब बिहेवियर है। इसलिए वो नल को भी ऑब्जेक्ट देता है, वो नल को भी एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है। ये भी आपका एक इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बन सकता है। ठीक है, इसकी जगह मैं कह देता हूँ ट्रू सेव कर दो। बट इसके डेटा टाइप, इसकी जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, वो आपको गेस करना है। गेस करके तुरंत फटाक से मुझे बताओ कमेंट में क्या हो सकती है इसकी वैल्यू। तो खैर, इसका जो आउटपुट अगर हम लोग देखें तो इसका जो आउटपुट होगा वो होने वाला है स्ट्रिंग। क्यों स्ट्रिंग? देखो यहां देखते हैं, देखो स्ट्रिंग लिख के आ रहा है। देखो एक चीज बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। मैंने लिखा तो ट्रू है, बट उसको मैंने एक सिंगल कोट के अंदर लिखा है। और सिंगल कोट हम लोग कब यूज करते हैं? जब मुझे कोई भी स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी है, तो ये इसको एज अ स्ट्रिंग यूज करेगा, ना कि ये इसको एज अ बूलियन वैल्यू ट्रीट करेगा। बूलियन वैल्यू ये कब ट्रीट करता? जब इसके पास ये सिंगल कोट्स या डबल कोट्स ना होते तो। अब अगर मैं देखूं, तो अब देखो ये बूलियन दिखा रहा है, बट उसके पास कोट्स लगे हुए थे, सिंगल कोट्स हो डबल कोट्स हो कुछ भी हो जाए। अब वो उसको किस तरह ट्रीट करता? स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करता। इसीलिए हम लोग ने वो चीज़ों को वहां वो स्ट्रिंग वैल्यू दे रहा था। इस केस में अब वो चीज़ें पलट जाती हैं। तो यही चीज़ थी जिसमें मैं बात करने वाला था, इस कॉमन पिटफॉल्स एंड एग्जांपल्स के बारे में। मैंने उसी चीज़ों को एक ही साथ में मर्ज करे ताकि चीज़ें आपको और क्लियरली समझ में आए। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी जो लोग बहुत बार फंस जाते हैं उसके चक्कर में। जैसे नल का डेटा टाइप हम लोग कैसे देते हैं, तो प्रिमिटिव आएगा या नल ही आ जाएगा। बट नल का डेटा टाइप इवेंचुअली वो ऑब्जेक्ट देता है। ठीक है, पहली चीज ये समझी हम लोग ने। और क्या समझा हम लोग ने? हम लोग ने देखा कि सिर्फ ट्रू या फॉल्स लिखने से वो बूलियन वैल्यूज नहीं होती हैं। हम लोग को उसको देखना पड़ता है, क्या वो सिंगल कोट्स में है, क्या वो डबल कोट्स में है। उसके हिसाब से हम लोग जवाब देते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन चीज हो गई। ठीक है, तो इतना पार्ट जो अपना जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप से था वो तो अपना पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब अपना पार्ट जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ऑपरेटर्स के ऊपर। बहुत ही बड़ा टॉपिक, बट 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट तो नहीं कहूंगा बट बहुत ही जल्दी ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग कंडीशंस भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अपने आगे वाले टॉपिक से कि ऑपरेटर्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, चीज़ों को समझते हैं कि इसमें से इतने सारे जो ऑपरेटर्स के जो मैंने नाम लिख रखे हैं वो ऑपरेटर्स बेसिकली हैं क्या, कैसे वो काम करते हैं। एक एक करके सारी चीज़ों को डेप्थ में समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपने इस ऑपरेटर के वाले पार्ट से। तो तो सबसे पहला जो अपना ऑपरेटर आता है वो है अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेटर बेसिकली हम लोग जानते हैं, अर्थमेटिक बेसिकली मैथ से रिलेटेड है। ठीक है, चलो मैं ऊपर के जितने भी कंसोल्स हैं उसको मैं फिलहाल करता हूँ बंद, ताकि जो अपना कंसोल है वो एकदम क्लियर शो हो। देखो एकदम क्लियर शो होना चाहिए। देखो क्लियर शो हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब अपना कंसोल क्लियर हो चुका है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में अपने पास मैं क्या करवा सकता हूँ? मैं उसको ऐड करवा सकता हूँ। ठीक है, मैं सब्ट्रैक्ट करवा सकता हूँ। ठीक है, उसके अलावा मैं मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ। मल्टीप्लाई कैसे करवाऊंगा? स्टार का यूज करके। ठीक है, एस्ट्रिक साइन। ठीक है, मैं डिवाइड करवा सकता हूँ, तो मैं डिवाइड स्लैश का यूज कर लूंगा। ठीक है, ये अपने कुछ बेसिक ऑपरेशन होते हैं मैथमेटिक्स में। तो क्या मैं इन चीज़ों को अपने कोड में करवा सकता हूँ? बिल्कुल करवा सकता हूँ। तो इसको कहते क्या है? इसी को हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। ठीक है, मतलब जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उसको हम लोग अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स कह रहे हैं। हाँ, तो मतलब ये सारी चीज़ें क्या हैं? ऑपरेटर्स हैं। कौन से ऑपरेटर हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, चलो इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये चीज़ें हैं। बट भैया यूज़ कैसे करें इसको? बहुत ही ईजी है, चलो यूज़ करते हैं फटाफट। मैं कहता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग, और मैं कह देता हूँ मुझे प्लस करना है। किसको प्लस करना है? 12 + 8। अब देखो आपको पता है 12 + 8 होता है 20। ठीक है, अब मैंने कंसोल डॉट लॉग पे कर रखा है 12 + 8।
तो इसका आउटपुट मुझे 12 + 8 यहाँ ऐसे लिखा हुआ ही दिखेगा, मुझे इसको कैलकुलेशन करने के बाद मुझे उसका आउटपुट देखने को मिल जाएगा। कैसे? देखो, जैसे ही मैं कंसोल पे चेक करता हूँ, यहाँ मुझे 20 दिखाई दे रहा है, मतलब प्लस ने अपना काम कर दिया। जो अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर था जो कि प्लस था, उसने अपना काम कर दिया। अब इसकी जगह मैं माइनस कर दूं तो देखो 4 आ रहा है, मतलब वो माइनस हो गया, बिल्कुल माइनस हो गया। अब अगर मुझे मल्टीप्लाई करना होता तो मैंने एस्ट्रिक सिंबल का यूज कर लिया। अब अगर देखूं, वो मल्टीप्लाई हो चुका है। ठीक है, ठीक है, चलो इतनी चीज तो क्लियर हो रही है मुझे। अब ये तो चलो इजी था, प्लस कर दिया मैंने, सब्ट्रैक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और चौथा अपना डिवाइड है। डिवाइड भी बहुत इजी होगा फिर तो। ये मैंने स्लैश लगा दिया, क्या ये काम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। देखो 1.5 आ रहा है। ठीक है, मतलब चीज़ें अपनी हो रही हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन। अब यहाँ मैं थोड़ा चीज़ों को लेके जाता हूँ एक लेवल और अप, जो कि डिवीजन से रिलेटेड है। अपने पास आता है एक मॉड्यूलस, मतलब परसेंटेज का सिंपल्स, और स्लैश। जैसे अब ये एक स्लैश जो मैंने लगाया है, ये डिवाइड के लिए काम आ रहा है। एक हम लोग के पास और होता है जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं डबल स्लैश। ठीक है, अब ये डबल स्लैश क्या है? देखो, 12 को जब मैंने डिवाइड किया तो आया 1.5 आंसर। ठीक है, मतलब डेसिमल्स तक वैल्यू को वो ले गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ 2 बार स्लैश लगा दूं, ठीक है, हालांकि ये अब कमेंट की तरह काम कर रहा है, बट अब इसमें एक चीज समझना कि ये चीज करेगा क्या। ये चीज करेगा हम लोग को चीजों को कह सकते हैं, जो हम लोग का वो वैल्यूज हैं, डेसिमल वैल्यूज हैं, डेसिमल वैल्यूज को वो चीजों को हटा देगा। ठीक है, अब जब डेसिमल वैल्यूज हट जाएंगी तो उस केस में क्या होगा हम लोग के पास? उस केस में हम लोग के पास सिर्फ वही वैल्यूज आएंगी जो हम लोग को चीजें चाहिए थी। ठीक है, तो अब उसके अलावा और क्या कर सकते हैं? ये जो अपना ये वाला जो बंदा है मॉड्यूलस वाला, वो क्या करेगा? वो मैं देखो वो लगा लेता हूँ, परसेंटेज वाला सिंबल। तो अब अगर हम लोग आउटपुट देखें तो आउटपुट आ रहा है 4। अब ये 4 आउटपुट आ कैसे रहा है? 4 कैसे आ रहा है? अब देखो, जब हम लोग स्लैश कर रहे थे तो हम लोग को क्वेश्चन दे रहा था। क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, जो डिवाइड में ऊपर जो आंसर आता है वो मेन होता है। ठीक है, फिर अब ये परसेंटेज वाला सिंबल क्या कर रहा है? ये हम लोग को बेसिकली दे रहा है रिमाइंडर अपना। देखो, 12 को जब मैं 8 से डिवाइड करूं तो देखो 8 वन सा तो 8 होता है, तो 12 में से 8 जब मैं माइनस करूंगा तो 4 बचता है, तो रिमाइंडर 4 आ रहा है। तो वो रिमाइंडर जब भी मुझे शो करवाना है, उस केस में मैं परसेंटेज का सिंबल यूज करता हूं। ठीक है, तो इतना बेसिक सा काम है इस परसेंटेज से यूज का। अब यूज केस कहाँ कहाँ है इसका, वो आप जैसे जैसे कोड में आगे बढ़ेंगे वैसे आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, बट ये थे अपने कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हम लोग को बेसिक कैलकुलेशन परफॉर्म करने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, चलो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स तो ये चीज़ तो हो गए कि कुछ भी जो मैथमेटिकल्स ऑपरेशन करवाने हैं वो हो जाएगा। पर अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? ये तो हम लोग ने बहुत ही अजीब सा नाम है। अर्थमेटिक तो चलो मैथमेटिक्स समझ में आता है, बट ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? देखो, असाइनमेंट ऑपरेटर अगर मैं कहूँ आपसे, तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ चुके हैं। अब आप बोलेंगे क्या मजाक कर रहे हो भैया, अभी तक तो हम लोग ने ये चीज़ पढ़ी ही नहीं है, असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में जाना ही नहीं है। बट देखो, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। हर एक वेरिएबल में मुझे वैल्यू असाइन करने के लिए ये इक्वल्स का यूज़ करना पड़ रहा था। करना तो पड़ रहा था, हाँ बिल्कुल करना पड़ रहा था, क्योंकि जब तक इक्वल्स नहीं बताऊंगा तब तक वो वैल्यू शो कैसे करवाएगा या वैल्यू स्टोर कैसे करवाएगा? बिल्कुल। तो ये जो इक्वल्स है उसी को हम लोग कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली इक्वल्स की बात कर रहा है, इक्वल्स सिंबल की बात कर रहा है, जिससे हम लोग वैल्यूज को स्टोर करवाते हैं। ठीक है, चलो इतनी चीज तो क्लियर हो गई कि जहां जहां मैंने इक्वल्स का यूज किया था वहां वहां मतलब मैं क्या यूज कर रहा हूं? मैं असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहा हूं। मैंने यहां इसको वैल्यू देने के लिए यूज किया, मतलब यहां भी ये क्या है? एक असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब वैल्यू असाइन करने का काम कर रहा है। देखो मैंने यहां लिखा भी था, कहाँ गया वो चीज? ये रही। ये हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं और यहाँ वैल्यू असाइन कर रहे हैं, और असाइन कैसे कर रहे हैं? इक्वल सिंबल्स का यूज करके। तो इसी को हम लोग कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था,
बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हम लोग को चीज़ों यूज़ तो करते हैं बट हम लोग को उसको नाम से नहीं पता होती है। तो नाम से अब आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी कि असाइनमेंट ऑपरेटर एक्चुअल में होता क्या है। एक्चुअल में वैसे कुछ खास बड़ी चीज़ नहीं है। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली हम लोग इक्वल्स को ही कह रहे होते हैं। ठीक है, चलो ये चीज़ तो समझ में आ गई कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, एक इक्वल्स की ही बात है। अब बात करते हैं अपने कंपैरिजन ऑपरेटर की। अब कंपैरिजन ऑपरेटर होता क्या है? कंपेयर करना। क्या कंपेयर करना? मेरा दुख उसके दुख से बहुत बड़ा है। किसका दुख बड़ा है? मेरा दुख बड़ा है, उसका दुख बड़ा है। ठीक है, हमेशा हम लोग ऐसे करते हैं। जो मेरी स्किल्स है वो सामने वाले से स्किल्स के बहुत ज़्यादा है, या मेरी स्किल्स बहुत कम है सामने वाले की स्किल्स से, हम लोग बहुत बार ऐसी चीज़ें कंपेयर करते हैं। मेरा लेफ्ट हैंड इक्वल है राइट हैंड से, ये सब कंपैरिजन हो रहा है। तो ये जब भी हम लोग ऐसी बातों को मुझे जब भी कोड वे में करना होता है तो वही चीज़ों में हम लोग यूज़ करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर का। मतलब ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इक्वल है या नहीं है, इक्वल नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोग किस में बात करते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर। ठीक है, बहुत बेहतरीन। तो काम कैसे करें बट, कैसे करते हैं काम इसके अंदर? देखो, सबसे पहले कंपैरिजन ऑपरेटर की जैसी मैं बात करता हूँ, इसको मैं करता हूँ कमेंट, ताकि अपना कंसोल क्लियर रहे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, अब देखो कंपैरिजन ऑपरेटर करता क्या है। सबसे पहले मैं पहले दो वेरिएबल्स क्रिएट कर लेता हूँ। लेट ए इज इक्वल्स टू 12 और दूसरा बना लिया लेट बी इज इक्वल्स टू, मान लो 8 बना दिया। ठीक है, चलो दो वेरिएबल्स बना दिए जिसके अंदर नंबर्स वाली वैल्यूज सेव्ड है। ठीक है, बहुत बेहतरीन। अब मैं क्या कहता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। अब देखो, सबसे पहली चीज तो इसका आउटपुट को गेस करते हैं। क्या करते हैं? ए इज ग्रेटर देन बी, ऐसे लिखते हैं। मैथमेटिक्स में भी हम लोग ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल वही लिखा है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या 12 जो है वो अपना 8 से बड़ा है या नहीं? मतलब ए और बी में कंपैरिजन हो रहा है। अब ए में वैल्यूज क्या है? 12 सेव्ड है। बी में वैल्यूज क्या है? 8 सेव्ड है। तो मुझे बस इतना सिंपल सी एक चीज हम लोग को लिख के बताओ फटाक से नीचे कि क्या 12 8 से बड़ा है या नहीं बड़ा है। बस इतनी सी चीज अभी फिलहाल मुझे बताओ। जब ए बी से बड़ा है मुझे पता है, तो मैं क्या कहूंगा? हाँ बड़ा है। अगर नहीं है तो मैं कहूंगा नहीं नहीं बड़ा है। तो इसको अगर मैं इस पे बात करूं तो मैं बूलियन वैल्यू में भी जवाब दे सकता हूं। क्या ए बी से बड़ा है? ट्रू। क्या ए बी से बड़ा है? ट्रू। क्या बी ए से बड़ा है? तो नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा? फॉल्स। तो बिल्कुल वैसे ही, तो एक चीज को दिमाग में एकदम बैठा लो कि जब भी हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज कर रहे होंगे वो हम लोग की कंडीशंस को चेक करेगा। मतलब क्या वो बड़ा है, क्या वो छोटा है, क्या वो इक्वल्स है, क्या वो इक्वल नहीं है, ये सारी चीज़ों को तो वो चेक करेगा। बट हम लोग को जो वो आंसर देगा वो हमेशा आंसर देगा बूलियन वैल्यू में, कि जो मैंने लिख रखा है कि ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ये एक ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है, वो उस तरह के मुझे चीज़ों को बताएगा। तो फिलहाल ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 8 है, इसका मतलब ए बड़ा है। तो इसका मतलब जब ए बड़ा है तो मेरा जो स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है यहाँ वो ट्रू स्टेटमेंट है। उस केस में यहाँ मुझे आउटपुट मिलने वाला है ट्रू। ठीक है, अगर मैं इसका अपोजिट कर दूं कि ए इज स्मॉलर देन बी, आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ग्रेटर देन और स्मॉलर देन देख लिया। अब क्या? इक्वल्स। अब देखो, जब मुझे दोनों चीज़ों को इक्वल्स की तरह नापना है तो नॉर्मल जो मैथमेटिक्स में हम लोग करते हैं वो तो एक बार इक्वल्स लगा दिया, काम खत्म हो गया। बट यहाँ ये प्रॉब्लम कर जाएगा। क्यों प्रॉब्लम कर जाएगा? अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि इक्वल्स यूज होता है एक असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब वैल्यू असाइन करने वाला। तो यहाँ अगर मैं एक बार इक्वल लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह काम करेगा, मतलब वो वैल्यू असाइन कर देगा। तो ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अब क्या, मुझे कंपेयर कैसे करूंगा फिर मैं यहाँ कंपेयर करूंगा दो बार इक्वल्स लगा के, दो बार। हाँ, क्या करेगा ये? दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेगा। क्या कंपेयर करेगा? कि क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल है? तो क्या ए और बी की वैल्यू इक्वल्स है? तो हम लोग जानते हैं नहीं, ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 8 है, दोनों इक्वल्स नहीं है। मतलब आपका स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो वह आउटपुट क्या देगा हम लोग को? फॉल्स। अब यहां मैं 8 की जगह में लिख दूं 12, तो क्या अब दोनों इक्वल है? बोलेगा हाँ, अब दोनों लोग इक्वल हैं। ठीक है, मतलब मुझे अब कौन बड़ा है कौन छोटा है ये बताना आ गया, और इक्वल है या नहीं ये बताना आ गया। ठीक है, चलो बहुत बेहतरीन।
थोड़ा ले जाते हैं इसको और अब अगर मैं कहूँ ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ये चीज़ सही है? नहीं, क्योंकि दोनों तो बराबर हैं ये तो यहाँ फॉल्स आएगा। बट मैं चाहता हूँ कि कंडीशन थोड़ी मिक्सड अप हो। मैं चाहता हूँ ए जो है वो या तो बड़ा हो या तो इक्वल्स हो बी के, दोनों इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। तो मैं क्या करूंगा, क्या मुझे एक और कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी? नहीं, मैं इसी में उस चीज को चेक कर सकता हूं। देखो मैंने अब तक सिर्फ ग्रेटर देन का सिंबल लगाया था कि ए इज ग्रेटर देन बी, मैं यहाँ इक्वल्स का भी लगा देता हूँ। क्या यहाँ सिर्फ एक बार लगेगा? हाँ, सिर्फ यहाँ एक बार लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने एक और कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ यूज किया है। अगर मैं अकेले यूज करता तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता, बट जब मैं साथ में यूज कर रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये चेक क्या करेगा कि जो ए की वैल्यू है क्या वो बी से बड़ी है? पहले तो वो ये चेक करेगा, अगर सही होता तो ट्रू दे देगा, बट अगर नहीं होता तो वो नेक्स्ट कंडीशन को भी चेक करेगा, क्या वो इक्वल भी है? मतलब मैं इक्वल को भी मान लूंगा और इक्वल से अगर वो बड़ी भी है तब भी मैं मान लूंगा। तो अब अगर हम लोग आउटपुट देखें तो आउटपुट ट्रू आएगा। क्या ए बड़ा है? नहीं, ये तो नहीं बड़ा था। बट क्या ये इक्वल है? तो हाँ, इक्वल तो था, इस वजह से इसका जो आउटपुट है वो क्या होगा? ट्रू होगा। अब अगर मैं इसको खाली वन कर दूं, क्या ए बड़ा है? नहीं, ए तो बड़ा नहीं है। क्या ए इक्वल है बी से? तो वो तो इक्वल भी नहीं है। तो इस केस में क्या होगा? फॉल्स वैल्यू आने वाली है। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने कंपैरिजन किया। क्या मैं इसको अपोजिट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने इसको, इसकी जो साइन है वो चेंज कर दी। क्या ए छोटा है और इक्वल्स है बी से? तो वो दो चीजें चेक करेगा, क्या ए छोटा है? पहले चेक करेगा ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 12 है, ए छोटा है? हाँ, ये तो छोटा है, मतलब स्टेटमेंट ट्रू है, पहले ट्रू दे दो इसको। देखो ट्रू आ गया, वो इक्वल्स तक गया ही नहीं। अब अगर मैं लिख दूं 12, तो पहले वो चेक करेगा क्या ए छोटा है? नहीं, पहले तो फॉल्स हो गई। दूसरी चेक करेगा क्या वो इक्वल है? वो बोलेगा हाँ इक्वल तो है, तो दूसरी कंडीशन सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रू दे दो इसको। अब देखो ट्रू आ रहा है। ठीक है, मतलब ये चीजें कुछ ऐसे काम कर रही कंपैरिजन में। ठीक है, बहुत बेहतरीन। अब और आगे क्या? मैं कहता हूं कि मुझे ये बताना है कि क्या ये दोनों इक्वल नहीं है। क्या ये दोनों इक्वल नहीं है? तो वो चीज को मैं कैसे बताऊंगा? अब वो चीज को बताने के लिए, नॉट इक्वल्स टू बताने के लिए मुझे यहां यूज करना पड़ेगा एक्सक्लामेशन मार्क और इक्वल्स का। ठीक है, अब आप बोलेंगे ये क्या आ गया? तो बेसिकली ये बताता है कि क्या ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है। अभी देखो ए और बी को ये कंपेयर कर रहा है, बट किस बेसिस पे? क्या ये इक्वल नहीं है? तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है? क्या ए और बी इक्वल नहीं है? तो चेक करते हैं, ए 12 है, बी भी 12 है, क्या इक्वल है? हाँ, ये तो इक्वल है। बट वो चेक क्या कर रहा है? क्या ये इक्वल नहीं है? तो इक्वल नहीं है, ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि ये तो इक्वल है ना। जो कोड में है वो चीजें इक्वल हैं, बट मैं यहां बोल रहा हूं कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो जैसे समझ लो कि झूठ कह रहा हूं मैं कि ए और बी इक्वल नहीं है। तो जब मैं झूठ कह रहा हूं ए और बी इक्वल नहीं है, तो उस केस में वैल्यू क्या आनी चाहिए? फॉल्स, क्योंकि वो कह रहा है कि हाँ भाई वो इक्वल नहीं है। अब अगर मैं कह दूं कि इसको कर दो 11, अब अगर मैं कहूं ए और बी दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो क्या ये चीज है? हाँ, ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 11 है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो इस केस में आउटपुट क्या होगा हम लोग का? ट्रू होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग नॉट इक्वल्स टू की बात कर रहे थे। नॉट इक्वल्स टू में क्या हो रहा है? एक्सक्लेमेशन, नॉट इक्वल्स टू लगा दिया। अब ये होता क्या है देखो, अब ये बात कर रहा है कि वो स्टेटमेंट को जान रहा है कि क्या ये दोनों इक्वल नहीं है। बट ये कह रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, बट क्या रियल में ऐसी चीज है? नहीं, ये दोनों रियल हैं, मतलब ये दोनों में वैल्यू सेम है। और जब वो सेम है, इसका मतलब जो ये स्टेटमेंट जो भी मैं कह रहा हूं कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। और जब ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ये वैल्यू हम लोग को क्या देगी आउटपुट में? आउटपुट में ये वैल्यू आने वाली है फॉल्स। क्यों फॉल्स आएगी? क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है, बट रियल में ये दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए इसका आउटपुट फॉल्स होगा। बट जैसे ही मैं कह दूं 11 या 121 कह दिए, चलो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कह रहा है स्टेटमेंट कि ये दोनों इक्वल नहीं है। क्या कोड में भी ये दोनों इक्वल नहीं है? हाँ, ये कोड में भी एक दोनों इक्वल नहीं है, एक 12 है, एक 121 है। तो इस केस में हम लोगों को ये ट्रू मिलने वाला है। क्यों ट्रू मिलने वाला है? क्योंकि ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये तो नॉट ऑपरेटर हो गया। अब हम लोग जो बात करने जा रहे थे वो बात करने जा रहे थे बेसिकली जो इक्वल्स वाला था। अभी तक मैंने ये बताया कि डबल इक्वल्स टू का मैंने यूज किया। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ फॉल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। ठीक है, चलो
अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने यहाँ स्ट्रिंग में 12 लिख दिया, अब जब स्ट्रिंग में 12 लिख रहा हूँ, देखो क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो देखा जाए टेक्निकली तो ये दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि एक मैंने नंबर में लिख रखा है, एक मैंने स्ट्रिंग में लिख रखा है। तो दोनों ही बहुत ही अलग-अलग चीज़ है, जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि स्ट्रिंग में ट्रू लिखना और ऐसे नॉर्मली ट्रू लिखना में बहुत फ़र्क है। बट यहाँ मैंने नंबर्स में ट्रू लिख रखा है, नीचे मैंने स्ट्रिंग में ट्रू लिख रखा है। तो इसका आउटपुट क्या होगा? अगर हम लोग बाय एक लॉजिकली चीज़ें सोचें, तो इसका तो फॉल्स होना चाहिए, ठीक है? तो बट इसका जो बिहेवियर है, वो बहुत ही अजीब बिहेवियर है। देखो, इसका आउटपुट जो होगा, वो होगा ट्रू। क्यों ट्रू? अब इसमें देखो होता क्या है ना, इसको कहते हैं टाइप कोर्जन या टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन, बहुत सारे नाम हैं, या सिंपल वे में समझ लो कन्वर्ट करता है ये। जब भी मैं डबल इक्वल्स लगाता हूँ, ये क्या करेगा, जो भी चीजें हैं उसके डेटा टाइप्स को चेंज कर देगा एक सिंगल डेटा टाइप में। मतलब ये अपने स्ट्रिंग वाले को कन्वर्ट कर देगा नंबर में, और फिर मैच करेगा कि क्या दोनों 12 हैं। अगर 12 हैं तो बहुत सही है, मतलब ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। बट आप कहेंगे नहीं, तब तो ये फिर एक लूप होल है कि ऐसे तो कोई भी बंदा एक स्ट्रिंग वैल्यू देखिए उसको कंपेयर करवा सकता है। ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ये चीज आप रोकना चाहते हैं, तो आप यहाँ डबल इक्वल्स की जगह ट्रिपल इक्वल्स लगा दो। डबल इक्वल्स को कहते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर। इक्वालिटी ऑपरेटर मतलब वो सिर्फ इक्वालिटी चेक करता है। अगर उसको डेटा कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी तो वो कन्वर्ट कर भी देगा। बट जो ट्रिपल इक्वल्स टू है, मतलब जिसको कहते हैं स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर, ये कभी भी मतलब किसी भी केस में ये अपने आप को कन्वर्ट नहीं करने देगा। अब जब कन्वर्ट नहीं करने देगा, तो हम लोग को उसका आउटपुट फॉल्स ही आएगा। क्यों? क्योंकि 12 नंबर में और 12 स्ट्रिंग में दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। इस वजह से हम लोग जब भी हम लोग को कंपेयर करना होता है, तो डबल इक्वल्स की जगह सबसे ज्यादा बेहतर होता है ट्रिपल इक्वल्स टू का यूज करो, जिससे आपकी जो इक्वालिटी चेक करने वाली जो चीज है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है, बहुत ही ज्यादा ऑन दी पॉइंट होती है। ठीक है, तो ये चीज होती है डबल इक्वल्स टू मतलब इक्वालिटी ऑपरेटर में, और स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर में। इसका नाम जरूर लिख लेना, ठीक है? तो इतना पार्ट तो हम लोग का बहुत ही इजी तरीके से खत्म हो गया। तो कंपैरिजन ऑपरेटर ये भी डन है। अब क्या है अपना, लॉजिकल और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत ही फटाफट शुरू करूंगा। लॉजिकल में अपने पास दो चीज आती है। क्या चीज आती है? लॉजिकल में अपने पास आता है, एक होता है एंड ऑपरेटर और दूसरा होता है और ऑपरेटर। ठीक है, जीरो आर नहीं, और ऑपरेटर। अब ये होते क्या है? एंड ऑपरेटर बेसिकली अगर मैं कहूं, तो एंड ऑपरेटर हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं, दो बार एंड। ठीक है, और ऑपरेटर कैसे लिखते हैं? दो बार ये बड़ी डंडी। अब ये बड़ी डंडी आपको कहां से मिलेगी? आपको ये मिलने वाली है बैक स्पेस के जस्ट नीचे वाली की से। ठीक है, कर्ली वाले ब्रैकेट्स के जस्ट राइट साइड में और बैक स्पेस के जस्ट नीचे। दो बार आप इसको यूज करेंगे तो ये और ऑपरेटर की तरह काम करेगा। ठीक है, अब होता क्या है, लॉजिकल में होता क्या है चीजें? अब देखो, मैं चाहता हूं मल्टीपल कंडीशंस को मैच करवाना चाहता हूँ। ठीक है, मल्टीपल कंडीशन मैच कराना चाहता हूँ। तो अब मैं चाहूंगा कि जैसे भी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में पढ़ा हम लोग ने, सॉरी कंडीशनल नहीं, कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में पढ़ा। अब मैं उसमें चाहूंगा कि मेरे पास, मैं दो कंपैरिजन चेक करना चाहता हूँ, और मुझे ट्रू तभी मिले जब वो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, और एक कंडीशन में चाहता हूँ कि दोनों में से अगर एक भी काम कर रहा है तो मेरा काम हो जाएगा, तो मुझे ट्रू दे देना। ठीक है, अब कैसे करें, देखो कोड में समझते हैं इसको। मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और मैं कहता हूँ यहाँ क्या कहता हूँ, देखो मैं कहूंगा 12 इज ग्रेटर देन 8। ठीक है, ये तो हो गई अपनी पहली कंडीशन। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ इतना ही नहीं, एक और कंडीशन भी चेक करनी है। क्या कंडीशन चेक करनी है? मैं कहता हूँ एंड ऑपरेटर, मैं कहता हूँ 12 इज स्मॉलर देन 20। अब देखो, यहां मैंने दो कंडीशंस लिख दी एंड के अगल बगल। एंड ऑपरेटर कैसे लिखते हैं? दो बार ये एंड का सिंबल, क्या ऐसे लिखना होगा? बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा। अब लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ चीजें यूज हुई हैं, ठीक है, यूज हुई हैं। करना क्या है अब बेसिकली, एंड ऑपरेटर ये बोलता है कि देखो, कंपैरिजन था,
मेरे चलिए हम लोग थोड़ा सा बताता हूँ। कंपैरिजन था, मतलब वो क्या है कि ट्रू या फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन। एंड ऑपरेटर क्या करता है, वो ये बोलता है कि तुम कंपैरिजन चेक करो, बट दोनों कंडीशंस जब तक ट्रू नहीं होंगी तब तक मैं आपको ट्रू वैल्यू रिटर्न नहीं करूंगा। मतलब वो मैंडेटरी कर देता है कि दोनों वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले ये चेक करेगा क्या 12 8 से बड़ा है, तो बोलेगा हाँ, पहली कंडीशन तो परफेक्ट है। वो बोलेगा अब जाओ नेक्स्ट कंडीशन को चेक करो। ठीक है, फिर वो बोलता है 12 इज स्मॉलर देन 20, तो बोलेगा क्या 12 छोटा है, बोलेगा, हाँ छोटा है। तो बोलता है कि हाँ अब क्लियर है, अब चीजें दोनों कंडीशन एकदम ट्रू हैं। तो वो अब आपको आउटपुट क्या देने वाला है, वो ट्रू आउटपुट देगा। देखो ऊपर वाले को मैं यहाँ बंद कर देता हूँ। अब अगर देखें, देखो हम लोग को ट्रू आउटपुट मिल रहा है लाइन नंबर 73। देखो 73, बट जैसे ही मैं कुछ चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ 12 इज इक्वल्स टू 8। अब देखो पहली कंडीशन चेक हुई, क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं। तो क्या एंड ऑपरेटर दूसरे पे भेजेगा? नहीं भेजेगा। वो बोलेगा जब पहली ही कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी कंडीशन को चेक करके मैं क्या कर लूंगा, मेरा काम है दोनों वैल्यूज ट्रू हो तब प्रोवाइड करवाना। पर जब पहली ही वैल्यू फॉल्स आ रही है, मैं दूसरे के पास भेजूंगा भी क्यों? और जब मैं दूसरे के पास भेजूंगा ही नहीं, तो मेरी वैल्यू क्या आने वाली है? फॉल्स। इतनी सी सिंपल सी बात होती है एंड ऑपरेटर में। बट अब अगर मैं और लिख दूं इसकी जगह, वो क्या बोलेगा कि इन दोनों में से कोई भी अगर एक भी ट्रू है तो तुम मुझे ट्रू दे देना, अगर दोनों ही फॉल्स है तब तो भाई मजबूरी है, तब आप मुझे फॉल्स ही देना। अब देखो वो करता क्या है, वो वर्क कैसे करता है। पहली कंडीशन चेक करें, 12 इज इक्वल्स टू 8, वो बोलेगा नहीं ये तो फॉल्स है। बट ऑपरेटर क्या है? और ऑपरेटर है। तो वो बोलेगा देखो पहली कंडीशन हो सकता है गलत हो जाए, ठीक है, दूसरी कंडीशन चेक करना बनता है ना, क्या पता दूसरी कंडीशन ट्रू निकल आए, बिल्कुल हो सकता है। तो वो भेजेगा इसको दूसरी कंडीशन पे कि 12 इज स्मॉलर देन 20। वो बोलेगा हाँ ये कंडीशन ट्रू है। एक भी कंडीशन अगर ट्रू मिल रही है तो वो रिटर्न क्या कर देने वाला है? ट्रू। अगर मैं इसको भी बदल दूं, 12 इज इक्वल्स टू 20, तो देखो अब दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, तो अब जो हम लोग का आउटपुट होने वाला है वो फॉल्स ही होने वाला है। तो ये मेजर और बहुत ही बेसिक डिफरेंस था अपने एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर के बीच में। बहुत ही इजी। जब हम लोग कोड बेस में चीजों को समझ रहे होंगे तब हम लोग बहुत ही ज्यादा इजी वे में इसको समझ जाएंगे। हम लोग जब चीजों को क्रिएट करेंगे तब भी बहुत ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। या एक काम करूंगा, जो टॉपिक्स हम लोग ने आज पढ़े हैं इसके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस बना के मैं आपको डिस्कॉर्ड पे शेयर कर दूंगा। इस लेक्चर को खत्म करने के बाद वो जैसे ही आपको मैं वो प्रोवाइड करवाऊंगा क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत अच्छे से, जिससे जो भी चीजें आपने पढ़ी थी वो सारी चीजें एकदम बहुत ही क्लियर हो जाएंगी, आपको प्रॉपर कोड में लिखना आ जाएगा। ठीक है, तो वो चीज को जरूर ध्यान देना। ठीक है, तो हम लोग ने लॉजिकल और ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर के बारे में भी बहुत ही इजीली समझ लिया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट पे। बहुत ही इजी, बहुत मतलब बहुत ज्यादा इजी। कैसे कैसे करते हैं ये सब चीजें? अब देखो, मैंने यहाँ ए नाम का एक वेरिएबल बनाया था, ठीक है, जिसके अंदर मैंने 12 वैल्यू दी थी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसकी वैल्यू को इंक्रीज करना। देखो कैसे करूंगा, मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग, मैं कह दूंगा ए है, ए की वैल्यू 12 है, मैं कहता हूँ इंक्रीमेंट करना है मतलब प्लस करना है। क्या प्लस करना है? 1 प्लस करना है। ठीक है, तो क्या करूंगा, कुछ नहीं, प्लस 1 लिख दूंगा। क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने पढ़ा अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, हाँ कर तो सकते हैं। आउटपुट देखूं, तो जैसे मैं आउटपुट देखता हूँ, आ गया आउटपुट हम लोग का, ये रहा। जैसे मैं आउटपुट देखता हूँ तो मुझे 13 दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब 12 से अब वो 13 हो चुका है। बहुत बेहतरीन। बट क्या ये ऐसे ही करना था? नहीं। इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि हम लोग यहाँ 2 बार प्लस लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या समझेगा कि ए को +1 कर दो। ठीक है, अगर मैं 2 बार प्लस लिख देता हूँ तो वो क्या समझेगा, ए में +1 कर दो। अब अगर मैं आउटपुट देखूं, देखो अब आउटपुट में थोड़े से चेंजेस आने वाले हैं, देखना बहुत इंटरेस्टिंग चेंजेस आएंगे। अब ये क्या हो रहा है, अब ये बोल रहा है 12। क्यों बोल रहा है 12? कैसे बोल रहा है ये 12? अब यहाँ हम लोग बात करते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट के बारे में।
नाम से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट जैसे हम लोग रिचार्ज करवाते हैं अपना, पोस्ट पेड मतलब पहले यूज कर लो उसके बाद पे करना, प्रीपेड मतलब पहले पे करो उसके बाद यूज करना। ठीक है, अब मैंने वेरिएबल के बाद मैंने 2 बार प्लस लगाया, मतलब वैल्यू इंक्रीज तो करनी है, बट वो बोल रहा है पहले यहाँ यूज कर लो, मतलब कंसोल डॉट लॉग पे पहले यूज कर लो उसके बाद वैल्यू बढ़ा देना। अब मैं यहाँ कहूँ अगर, देखो नेक्स्ट लाइन में मैं कह दूं कंसोल डॉट लॉग ए, ठीक है। अब अगर मैं देखूं, देखो जो लाइन नंबर 66 था उस पे क्या आया, मैंने प्लस किया था, ठीक है, वहां वैल्यूज आ रही है 12, बट प्लस तो मैंने यहाँ किया था तो वैल्यूज तो 12 आनी चाहिए थी, बट यहाँ मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज किया, क्यों? क्योंकि देखो वेरिएबल के बाद में मैंने प्लस लगा रहा हूँ तो इसका मतलब पहले यूज कर लो उसके बाद बढ़ा दो, ठीक है। ये चीज जानी हम लोग ने, ठीक है, बहुत बेहतरीन। और उसके बाद जैसे ही मैं प्लस नीचे नेक्स्ट लाइन पे दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट लाइन पे वो मुझे अपडेटेड वैल्यू दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ इसने वैल्यू बढ़ाई बट इसने यूज नहीं करने दी, यूज हम लोग उसके आगे वाली लाइन से कर सकते हैं, ठीक है। ये तो पोस्ट इंक्रीमेंट था, तो प्री इंक्रीमेंट में कैसे यूज करूंगा, देखो मैं यहाँ प्लस को पीछे से हटा के आगे लगा दूंगा, तो अब ये क्या बोलेगा कि पहले बढ़ाओ उसके बाद यूज करना, ठीक है, जैसे हम लोग सिम में यूज करते हैं, मैंने एग्जांपल दिया। अब अगर मैं आउटपुट देखूं, देखो ऊपर वाले में भी 13 आ रहा है, नीचे वाले में भी 13 आ रहा है, क्यों? क्योंकि अब हम लोग ने कहा था कि पहले वैल्यूज बढ़ाना उसके बाद उसको शो करवाना, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। तो डिक्रीमेंट क्या होता है, माइनस करना, बिल्कुल ऐसे ही कर देंगे, कैसे? 2 बार प्लस लगाने से एक बार वैल्यू प्लस हो रही है, तो 2 बार अगर मैं माइनस लगा दूं तो वैल्यू अब घट जाएगी। वेरिएबल के पहले लगाया है, इसका मतलब ये है प्री डिक्रीमेंट, मतलब पहले माइनस करो उसके बाद शो करना। तो अब अगर मैं आउटपुट देखूं, देखो दोनों में 11 आ रहा है, बट मैं इसको यहां से हटा के पीछे अगर माइनस लगा दूं तो देखो अब यहाँ क्या होगा, ऊपर वाले में पहले 12 आया, क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है पहले यूज कर लो बाद में माइनस करना। नेक्स्ट लाइन में वो माइनस हो चुका था, इस वजह से नेक्स्ट लाइन में 11 आंसर आ रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो रियल लाइफ यूज के एग्जांपल भी यही था कि कैसे हम लोग आगे और पीछे जब भी हम लोग चीजों को यूज कर रहे हैं तो आउटपुट में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, तो वो चीज को भी हम लोग को बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ता है अपने कोड बेस में। इंटरव्यू में भी पार्ट को ऐसे ही छोटे मोटे रैंडम तरीके से पूछ लिया जाता है, जिसमें हम लोग बहुत बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि इंटरव्यू प्रेशर और बहुत सारी चीज़ों की वजह से कभी कदार प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, बट जितना ज़्यादा माइंड को शांत रखेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको वहाँ भी समझ में आती रहेंगी। ठीक है, चलो हम लोग का ये वाला पार्ट भी हो गया, मतलब इंक्रीमेंट भी हो गया, डिक्रीमेंट भी हो गया। फिलहाल इस पर्टिकुलर लेक्चर में सिर्फ इतना ही। बहुत सारी चीज़ें देखी हम लोग ने इसके अंदर, डेटा टाइप्स क्या हैं, ऑपरेटर्स क्या हैं, ऑपरेटर्स के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, ये सारी चीज़ें हम लोग ने इसके अंदर देखी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ों की बात करेंगे, जैसे कंडीशंस क्या हैं, लूप्स क्या होते हैं, और उसी के साथ साथ जो हम लोग के डेटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थे, ऑब्जेक्ट्स और एरेज के बारे में, उसको थोड़ा और इन डेप्थ उसमें डीप डाइव करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ऐसे ही कोड करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको मैं नोट्स और जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो वहां मैं शेयर कर दूंगा। तो तब तक के लिए ऐसे प्रैक्टिस करिए, मिलता हूँ आपसे एक और नए लेक्चर में।